अनुरोध है, आप लोगों से अनुरोध है, आधा मिनट, सिर्फ आधा मिनट धारण करें, सिर्फ आधा मिनट, सिर्फ आधा मिनट, जरूरी नहीं है, आधा मिनट धारण करें। लोग मरे हैं आपके लिए, हमारे लिए जान और तो कृपया सिर्फ आधा मिनट बैठ के ही, जो बैठे हैं बैठ के, जो खड़े हैं खड़े होके, आधा मिनट कृपया। आप लोगों ने यहाँ बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आभारी हूँ। नेतागण जो हैं बहुत सारी बातों उन्होंने कही, उसमें ज्यादा कहने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। मैं सिर्फ इस बात से शुरू करना चाहूँगा कि जब नागढुंगा बस पहुँचता था तो मैथिली हिंदी बोलना छोड़ देते थे और टूटी फूटी नेपाली बोलना शुरू कर देते थे कि मर्सिया ना कहे। आज बानेश्वर में खड़े होकर के हिंदी में बोल रहे हैं और शान के साथ बोल रहे हैं, चुनौती दे के बोल रहे हैं। तो कुछ न कुछ आगे तो आए हैं भाई, उतने पीछे भी नहीं है। और वो आगे इसलिए आए हैं कि सैकड़ों हजारों सैकड़ों जिनका नाम इतिहास में दर्ज है और हजारों जिनका नाम कहीं नहीं है, उन्होंने मधेसियों के अधिकार के लिए प्राण अर्पण किया है। उसकी वजह से आज मैं बानेश्वर में खड़ा होकर के बीच हाईवे में हिंदी में बोल पा रहा हूँ, कम से कम अपने लोगों के साथ। उनकी कुर्बानी को याद करें, इसलिए मैंने कहा कम से कम आधा मिनट मौन धारण करें। तो आए हैं यहाँ तक, लेकिन सिर्फ यहाँ तक आने से नहीं होगा, पहुँचने के लिए तो रामबरन जी देश के राष्ट्रपति तक पहुँच गए हैं। लेकिन सिर्फ पहुँचने से नहीं होता है, पहुँचने के बाद क्या है इससे भी बहुत फर्क पड़ता है। पहुँचने के लिए तो सिंहदरबार में बहुत सारे मित्र पहुँचे, यहीं बानेश्वर में बहुत सारे लोग हैं, मगर जो आंदोलन का ऊर्जा होता है उसका विशेषता ये है, जो खुद पहुंच जाते हैं वो ज्यादा से ज्यादा अपने कुछ लोगों के लिए काम करते हैं। जिनको आंदोलन पहुंचाता है उससे सबको ऊर्जा मिलता है। इसीलिए जो मधेसी शहीद हैं वो सिर्फ मधेश के शहीद नहीं हैं, वो पूरे नेपाल के लिए शहीद हुए हैं। संसार भर के जो कमजोर हैं उनके अधिकार के लिए शहीद हुए हैं, मानव अधिकार सुरक्षित करने के लिए शहीद हुए हैं। जहां दुनिया में यदि किसी कमजोर पर अन्याय होता है तो संसार के सभी कमजोरों पर एक साथ अन्याय होता है। और अगर जो कमजोर संघर्ष करता है तो दुनिया भर का संघर्ष करता है। दुनिया का उदाहरण मैं यहाँ नहीं लूंगा, सन 1960 से अभी अगर लें तो सन 2009 तक एक भी नेपाली सेना का कमांडर इन चीफ जनजाति नहीं हुआ था, जबकि लड़ने वाले हमेशा जनजाति सिपाही होते थे। मधेसी उतरे, 2 मधेश आंदोलन हुआ, जनजाति को कमांडर इन चीफ बनाना पड़ा। आज मधेसी आंदोलन कर रहे हैं, देखिएगा कल थारू को ऐसा ही कुछ अवसर मिलेगा, मुसलमान को ऐसा ही कुछ अवसर मिलेगा। इसीलिए कमजोरों की एकता बड़ी महत्वपूर्ण होती है। और इस बार का जो तीसरा मधेश आंदोलन है उसका सबसे महत्वपूर्ण पक्ष ये रहा है, जो अपने में लोगों को लड़ा करके फायदा लेते थे उन लोगों को अब लगने लगा है कि ये लड़ाने का खेल अब ज्यादा दिन नहीं चलने वाला है। जो कमजोर हैं वो अब एक साथ आने लगे हैं। तो ये जो एकता है आप कायम रखें, मेरा अनुरोध है। मैं तो राजनीति में नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ अनुरोध कर सकता हूँ, एकता इसको कायम रहने दे। इसको तोड़ने के लिए फिर से प्रयत्न होगा। किसी को मंत्री बना दिया जा सकता है, किसी को सभासद बना दिया जा सकता है, किसी को एनजीओ को कोई कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाएगा, किसी को व्यापार दे दिया जाएगा। तत्काल के उस लोभ में अगर पड़े तो फिर समझ लें कि 1-2 पुश्तें और गई। तो उस लोभ से बचें, उस लोभ से बचें। बहुत मुश्किल काम है, आसान नहीं है, मगर उस लोभ से बचें और एकता कायम रखें। और फिर कहा जाएगा कि भाई तुम तो इंजीनियर हो,
तुम थोड़े ना मधेसी हो, तुम तो डॉक्टर हो, तुम तो वकील हो, वकील भाई भाई, सभासद भाई भाई, एक ही लोगो लगा रखा है। ट्रेड यूनियन में हम लोग साथ है, इसीलिए हम तो एक ही हैं। कहाँ से मधेसी का बात आया? नहीं, ऐसी बातें ला करके आप लोगों को कहा जाएगा कि नहीं तुम सत्ता से नजदीक हो, उससे भी बचें। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है वो ये महत्वपूर्ण है कि आंदोलन अगर हिंसक होता है तो ज्यादा हिंसा कौन कर सकता है, उसको ज्यादा फायदा होता है। इसीलिए दुर्घटना तो होती है, कोई भी आंदोलन बैठ के सिर्फ यहाँ जैसे खड़े होकर के भाषण दे रहे हैं ऐसे नहीं होता है, कुछ न कुछ हिंसा हो ही जाता है। मगर उसको संयमित रहने का प्रयत्न करे, कोई गलती हो तो माफी मांगने में कोई कठिनाई ना हो, वो संयम बरते। तीसरी बात, पुलिस भाई लोग देखिए, इनसे हमारी कोई दुश्मनी है, हम आप कर देते हैं, इनसे इनको तलब मिलता है, इनके बाल बच्चे हैं, इतनी मेहनत से ड्यूटी कर रहे हैं, भले ही हमारे समुदाय के ना हो लेकिन ये शासक भी नहीं है, जैसे है। ये हम लोग तो लड़ाई कर रहे हैं, इनके लिए भी कर रहे हैं कि भाई तुमको भी इज्जत मिले, तुम्हें भी अधिकार मिले, तुम लोग भी सम्मान के साथ इस देश में नागरिक होके रह सको, तुम्हारा भी कुछ अच्छा हो इस देश में। ये देश तो सारी लड़ाई के लिए है, सारे देश के हित के लिए है, इनसे तो कोई विरोध नहीं है ना हमारा। ऐसे ही नेपाली सेना से तो कोई विरोध नहीं है। आज राष्ट्रपति सुप्रीम कमांडर इन चीफ है नेपाली सेना के, कल प्रधानमंत्री होंगे, इतने सभासद लोग हैं हमारे बीच में। डॉक्टर सिंह को देख रहा हूँ, चौधरी जी बोल रहे थे, रिजवान जी बोल रहे थे, गणेश शाह जी को देख रहा हूँ। राजनीति में भी इतने सारे लोग हैं, युवा लोग हैं इतने, आप लोग, आप में से कोई भी कल इस देश का प्रधानमंत्री हो सकता है। उसी उम्मीद पर हम लोग काम कर रहे हैं कि भाई इस देश का कमांडर इन चीफ भी मधेसी हो, प्रहरी का प्रमुख भी मधेसी हो, मुसलमान हो, थारू हो, जनजाति हो, इसके लिए हम सबके लिए काम कर रहे हैं। इसीलिए किसी से भी हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, हमारी दुश्मनी सत्ता से भी नहीं है। सत्ता का जो ये व्यवस्था है, अन्यायी व्यवस्था है, मानवता विरुद्ध का व्यवस्था है, बराबरी विरुद्ध का व्यवस्था है, इस व्यवस्था से हमारी लड़ाई है। तो जब व्यवस्था से लड़ाई है तो दुश्मनी व्यक्ति से क्यों? व्यक्ति से तो दुश्मनी की जरूरत नहीं है ना, व्यवस्था से है। ये दूसरी बात ये आप लोग याद रखें, संयम। दूसरा, व्यवस्था से लड़ाई है, व्यक्ति से नहीं है, समुदाय से नहीं है। और तीसरी बात, ये लड़ाई लंबी जाने वाली है। हम लोगों का ऐसा है कि कमजोर लोग हैं तो लगता है कोई चमत्कार कर देगा, दिल्ली से फोन आ जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। फोन आएगा तो कुछ उल्टा पुल्टा आएगा, कुछ ठीक होने वाला नहीं है। फोन का महत्व होता है 0, 0। उसके पीछे यदि 1 है तो 10 हुआ, उसके पीछे 9 है तो 90 हुआ, उसके पीछे अगर 10,000 है तो 1 लाख हुआ। फोन का बस 0, अपने आप में वो फोन 0 है। तो अपने आप को संघर्ष के लिए आपको खुद आना है भाई। अधिकार आपको चाहिए, सम्मान आपको चाहिए, प्रांत आपको चाहिए, राज्य आपको चाहिए, तो दूसरा क्यों करेगा आपके लिए भाई? दुनिया में कभी कोई किया है? कोई नहीं करता। वो करेगा अपने स्वार्थ के लिए करेगा। इसीलिए 3 बातें, बस 3 बातें कहनी है। संयम बरतें, व्यवस्था से है ये लड़ाई, किसी व्यक्ति से, समुदाय से नहीं। और तीसरा, दूसरे पर भरोसा नहीं, अपने कर्म पर भरोसा रखे। कौन कहता है आसमान में छेद नहीं होता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यार।